हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी। यहाँ आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे डेली लाइव क्लासेस। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, एजुकेशन एंगेज हो सकते हैं डिस्कशन में, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आंसर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप जब क्लास चल रही है उसी वक्त। जैसे लाइव क्लासेस से, ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा फायदा यहाँ मिलेगा आपको। किसी भी लाइव क्लासेस से ज़्यादा फायदा मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। सभी कोर्सेज इतने स्ट्रक्चर्ड हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो सके। क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, सिलेबस के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया। लाइव टेस्ट और क्विजेस, आप अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट और क्विजेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आप यहाँ पर टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से विस्तृत विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार एक्सेस लेते हैं तो आप हजारों वीडियोस, आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों देख सकते हैं अपने आराम के अनुसार, घर बैठे। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन की फीस देते हैं, बाकी आपके पास कोई भी डिवाइस हो, बस एक इंटरनेट होना चाहिए और आप ये सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले से अन अकेडमी लर्निंग ऐप, है ना, और आपके सामने खुल जा सिम वाला मामला शुरू हो जाता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको कनेक्ट होकर आपको अन अकेडमी पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। ये मेरा छोटा सा परिचय है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अपना परिचय खुद नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसको। टॉप 100 एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लग जाते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी एडमिशन लेते हैं, 15,519 से ज़्यादा कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में आपको कोर्सेस मिलते हैं। टीचर भी एक नहीं, कई सारे मिलते हैं। अमूमन होता है, नॉर्मली आप कहीं क्लास करने जाएंगे तो वहाँ कुछ ही टीचर्स मिलते हैं, है ना, 5 से 10, और फीस होती है 4 से 5 लाख। यहाँ आपकी फीस कुछ भी नहीं है और सैकड़ों टीचर हैं, हजारों कोर्सेस हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। 44,000 की फीस आपकी एक महीने की है। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो आप डिस्काउंट के साथ भी ले सकते हैं। इनके सिर्फ रेफरल कोड है, डिस्काउंट लेंगे तो 39,000 का हो जाता है। 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 64,000 की फीस होती है, लेकिन रेफरल कोड के बाद ये और भी कम हो जाता है। तो इस तरह से आप 12 महीने और 24 महीने की फीस से आप तैयारी कर सकते हैं। इससे कम से तो तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि ये यूपीएससी का माहौल 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में नहीं होता। एक अकेडमी स्पेशल कोर्स लेकर आया है आपके लिए, इसको आइकनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपकी फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर्सनल कोच आपको मिलता है, डेली मेंस और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी प्लान किया जाता है, पर्सनल फीडबैक मिलता है आपको। 99,000 की फीस 89,000 हो सकती है 2 साल की, और ये भी 57 हो सकती है। बस जरूरत है आपको ये रेफरल कोड डालने की। फायदा आपको डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि प्लस वाले फायदे तो आपको मिल ही रहे थे, साथ साथ आपको पर्सनल कोच, एक बहुत बड़ा फायदा। अकेला ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइट प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, तब ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और इतना कुछ आपको कहीं भी ऑफलाइन कोर्सेज में पर्सनली काम कोई नहीं करता जितना आपके लिए अनअकैडमी कर रही है। तो आपको इसका फायदा मिलता है, फीस कुछ भी नहीं है इतनी फैसिलिटीज के बाद, है ना, कुछ भी नहीं। आप हर दिन का देखेंगे तो 100 रुपए से भी कम आता है फीस, कैलकुलेट करके देखिए। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था 200 सालों तक जब ब्रिटिश का शासन था तब कैसी थी। अब देखते हैं 1950 और 1990 के बीच की अर्थव्यवस्था कैसी रही है, इकोनॉमी हमारे इंडिया की कैसी रही है, किस स्थिति में रही है, किस प्रकार की रही है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। 15 अगस्त, क्या बात है, आजादी के दिन से क्लास शुरू हो रही है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। ठीक है, नया सुबह, प्रभात मतलब सुबह, नया दिन या नया सूर्य। प्रभात का मतलब सूर्य एग्जैक्टली कहते हैं।
अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। ये नवनिर्माण का कार्य क्या था? हमारे हाथ में था। भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। नवनिर्माण हमें ही करना है, हमारे हाथों में है। स्वतंत्र भारत जो इंडिपेंडेंस मिला था उन नेताओं को सभी बातें तो तय करनी थी, साथ साथ ये भी तय करना था कि कौन कौन सी आर्थिक प्रणाली हमारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी, जैसा हमारे संविधान में भी सर्वजन कल्याण की बात कही गई है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के आधार पक्षधर नहीं थे, जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। ना? तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, पर जवाहरलाल नेहरू को क्या लगा? समाजवाद का प्रतिमान। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में जो इकोनॉमी थी वो समाजवाद के प्रतिमान पर चल रही थी, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे। कौन? नेहरू, जिसमें उत्पादन के सभी साधन खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। ये रशिया की नीति थी। रशिया की नीति में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। नेहरू इसके पक्षधर नहीं थे, वो समाजवाद के पक्षधर थे, जिसमें सबकी भागीदारी हो। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध। लोकतंत्र कहाँ है? आपका प्रस्तावना में, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पॉलिटी में जब प्रस्तावना पढ़ते हैं आप तो उसमें लोकतंत्र की बात कही गई है। तो लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि सरकार लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध थी। लोकतंत्र में क्या होता है? सभी नागरिकों की शक्ति होती है। तो यहाँ पर आप सोवियत संघ की तरह नहीं कर सकते थे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के लिए अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर क्या किया? नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के लिए किसी विकल्प की खोज की। ठीक है, पूंजीवाद और समाजवाद अतिवादी व्याख्या, मतलब पूंजीवाद भी अतिवादी है और समाजवाद भी अतिवादी है, दोनों एक तरफ से। तो एक इनके बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश की गई, एक नए विकल्प की तलाश की गई। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, ध्यान रखिएगा, बुनियादी तौर पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। ठीक है, बुनियादी तौर पर उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। शायद समझ गए होंगे। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर, सशक्त क्षेत्र होगा,
सॉरी प्राइवेट, हाँ पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक, प्राइवेट नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया विचार है ये विचार तो बहुत अच्छे थे अर्थव्यवस्था के लिए। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए, ना कि पूरी तरह से सब कुछ निजी क्षेत्र में देना है ना, उस निजी क्षेत्र को एक अंग बनने के लिए सिर्फ प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव था जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं, 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत आप जब पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, तो उसका भी यही दृष्टिकोण है ना। क्या दृष्टिकोण है? यही, निजी क्षेत्र को योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समाजवाद, नया समाजवाद कह सकते हैं। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? अब आपको याद रहेगा, 1950 में आजादी के बाद योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। ठीक है, युग का उदय हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, किसी योजना के स्पष्टतः निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाएं क्या लक्ष्य थे और पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 5 साल में हमें यानी सरकार को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किन किन क्षेत्रों में काम करना है, ये योजना बनानी थी। हर 5 साल पे उस योजना को लागू किया जाएगा और क्या रिजल्ट आता है उसके आधार पर अगली पंचवर्षीय योजना में फेरबदल किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए इस बात। 5 साल के लिए योजना बनाई जाती थी, उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और पंचवर्षीय योजनाओं का जो युग है उसकी शुरुआत कब हो गई थी? 1950 में। तो 1950 में जब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, तो अगले 5 साल तक देखा जाना था कि क्या हो रहा है, फिर अगले 5 साल के लिए उस आधार पे नई योजना बनेगी। लक्ष्य क्या था ये देखिए, किसी योजना के स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, समृद्धि मतलब ग्रोथ, मॉडिफिकेशन, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ आधुनिक करना, आत्मनिर्भरता है ना, सेल्फ रिलायंस और समानता, इक्वालिटी, ये सब लक्ष्य थे। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाएगा। ठीक है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो अभी पहले लक्ष्य आप देख रहे थे 1, 2, 3, 4, इसको ध्यान में रखना आपको, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के क्या लक्ष्य हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भी योजना बनेगी, चाहे कृषि से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, हर एक योजना में जरूरी नहीं है कि इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाए। किसी योजना में ये ज्यादा होगा, किसी योजना में ये ज्यादा होगा, किसी में ये ज्यादा होगा, किसी में ये ज्यादा होगा। सीमित संसाधन है हमारे पास, है ना, भारत के पास संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, तभी तो हमें और देशों से अपने संपर्क अच्छे रखने पड़ते हैं, द्विपक्षीय संबंध भी अच्छे रखने पड़ते हैं, ताकि किसी भी जरूरत के हिसाब से हम काम कर सकें और हम आयात कर सकें संसाधनों को अपने देश के लिए। तो सीमित संसाधन है, इसलिए प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है।
ठीक है, देखिए बहुत टफ है ये, बहुत आसान काम नहीं है योजना बनाना। हम सोचते हैं हम बैठे-बैठे योजना बना लें, ऐसा नहीं है। बहुत सीमित संसाधन है और प्रत्येक योजना में ये ध्यान भी रखना पड़ता है। योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो, चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध ना हो। क्या बात है, बहुत बड़ी। देखिए 4 लक्ष्य हैं और जो प्लानर्स होते हैं, जो योजना बनाते हैं, योजना आयोग के अंतर्गत जो मेंबर्स हैं, वो योजना बनाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध नहीं हो, है ना? समृद्धि का मतलब क्या है? पहला जो लक्ष्य था पंचवर्षीय योजना का, आप लक्ष्य देख रहे हैं यहाँ पे, समृद्धि का मतलब क्या है? देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, क्षमता में वृद्धि, उत्पादन की क्षमता मतलब उत्पादन तो वो करता है लेकिन क्षमता बढ़ाई जाए ताकि और ज्यादा हो इसका, वस्तुओं और सेवाओं का। इसका अभिप्राय उत्पादक जो है, पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। ध्यान रखिएगा क्या मतलब होता है कि जो उत्पादक है, जो जिसकी फैक्ट्री है, जिसका प्लांट है, वो पूंजी के अधिक भंडार, है ना, परिवहन, बैंकिंग इन सेवाओं का विस्तार करे। ठीक है, अधिक भंडार है तो पूंजी लगाए और परिवहन सेवा का विस्तार करे ताकि काम जल्दी हो। बैंकिंग से क्या हो, उसको हेल्प मिले अपना काम और बढ़ाने में, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में। सहायक सेवाओं में जो लगे हैं उनका भी विस्तार करना हो। और जो पूंजी उत्पादन के लिए लगाई जाती है, उस पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में भी वृद्धि होनी चाहिए। ये सब समृद्धि के अंतर्गत आते हैं। समृद्धि अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक, सूचक मतलब इंडिकेटर, है ना, क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। आर्थिक समृद्धि अगर आपकी तभी हो रही है जब आपके जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, जीडीपी में हर साल वृद्धि हो रही है ना? तो जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। क्या होता है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। एक साल की अवधि में देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य जीडीपी होता है। बाजार मूल्य, एक साल में आपने जितनी भी देश में चीजें बनाई है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, उसका बाजार मूल्य जीडीपी। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए, केक, तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। केक तो आपने बना लिया, अब जैसे मान लीजिए ये एक केक है, दूसरा केक इससे ज्यादा विशाल था या ज्यादा फैल गया है, तो ये हो गया समृद्धि। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। ठीक है, यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधता पूर्वक जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधता पूर्वक जीवन यापन करना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो जितनी जनसंख्या है हमारे देश की, उन सभी जनसंख्या के लिए उपभोग की वस्तु हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार इसका अधिक उत्पादन हमें करना पड़ेगा। कौन सी योजना? पंचवर्षीय, पहली वाली। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1950-51 में। उसमें क्या कहा गया? वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए ताकि भारत की जितनी जनसंख्या है उनको उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। देश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कृषि, उद्योग, सेवा। तो जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं पूरे देश का, एक साल का किसी भी देश में बने हुए उत्पादन और वस्तु का जो बाजार मूल्य है वही जीडीपी होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो इन क्षेत्रों से जीडीपी कलेक्ट की जाती है देश की, और इनके योगदान से अर्थव्यवस्था का ढांचा, जिसको हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं,
वो तैयार होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है। मतलब जीडीपी किस सेक्टर से ज्यादा आता है? कृषि क्षेत्र से। कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में इसमें अधिक योगदान करती है। ठीक है, किसी में कृषि, किसी में सेवा। आधुनिकीकरण, वस्तुओं, आप समृद्धि तो समझ गए, समृद्धि क्या होता है। ठीक है, दूसरा सब था लक्ष्य में, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में क्या था? आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। ध्यान रखिएगा, उदाहरण के लिए किसान जो है पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। ये बात भी सही है। मतलब आप नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा, है ना, या अच्छी गुणवत्ता का नहीं होगा। तो अच्छी गुणवत्ता और ज़्यादा से ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी भी अपनानी पड़ेगी, और ये क्या हो जाएगा? आधुनिकीकरण के अंदर आता है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार क्या होगी? बढ़ा सकता है। खेतों की पैदावार बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का क्या होता है? पोषण होता है ना। उसी प्रकार एक फैक्ट्री में नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही, अब देखिए, नई प्रौद्योगिकी, यहाँ ध्यान समझ लीजिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना ही मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है। ठीक है, जैसे आज आईटी फील्ड, अब हम जैसी क्लास चल रही है, ये लाइव चलती है, अभी तो रिकॉर्डेड चल रही है क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हैं। तो इस समय इस रिकॉर्डेड क्लास का को भी आप देख पा रहे हैं, या लाइव क्लास भी आप देख पाते हैं अनअकैडमी पर। यही तो आधुनिकीकरण है, क्योंकि हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है। जो मॉडर्नाइजेशन है वो सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है ना। बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। सिर्फ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है, आपके लोगों का जो दृष्टिकोण, एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन लाना है। आजकल की सरकारें क्या करती हैं? एटीट्यूड में चेंज भी लाने को कहती हैं, कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बने आप, या फिर आप किसी भी तरह से पहले अपने दिमाग में ये लाएं कि हमें ये चीजें एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तब तक नहीं होगा। तो जैसे ये स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए, ये स्वीकार करना क्या होता है? सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव होता है। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र पर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता था। कार्य क्षेत्र पर की जो सीमा है वहीं तक सीमित मान लिया जाता था। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भरता, तीसरा लक्ष्य था पंचवर्षीय योजना का। आप समझ गए, दो शब्द तो समझ गए, समृद्धि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में, और दूसरा क्या था? आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। तीसरा हम देखते हैं आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने तथा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। कोई भी राष्ट्र जो है मॉडर्नाइजेशन और समृद्धि, जिसकी अभी बात हुई है, अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। मतलब आपको अपने देश में नई तकनीक लानी है ना, या फिर एक छोटे केक से बड़ा केक बनाना है, यानी समृद्धि करनी है, तो आप दूसरे देशों से, है ना, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, इसराइल हो गया, दूसरे देशों से जो आयातित संसाधन है उसके प्रयोग के द्वारा भी आप निर्भर हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना आपको। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं, पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, उसमें आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है
अर्थ समझ लीजिए क्या है, उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था, जिनका देश में ही उत्पादन संभव है, उनके आयात से बचा जाए। इस प्रकार से हम आत्मनिर्भरता को महत्व दे रहे हैं। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। ध्यान रखिएगा, इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। इस नीति को, आत्मनिर्भरता नीति को। और किस मामले में? हमें खाद्यान्न के मामले में कम से कम आत्मनिर्भर हो जाए, है ना, और दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाए। हाल में ही विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। जो हाल में ही विदेशी शासन से मुक्त हो रहे हैं, जैसे कई अफ्रीकी देश, है ना, वो देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा सकता है। इसके अतिरिक्त मतलब हाल में विदेशी शासन से मुक्त, यहाँ तो अपने भारत की ही बात हो रही है, दूसरे देश की बात नहीं हो रही है। हाल में ही विदेशी शासन से मुक्त हुए देश, देश मतलब भारत के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी मुक्त हुए और फिर डिपेंडेंट किसी और पे निर्भर हो जाएंगे, मतलब हम फिर से गुलाम हो सकते हैं, है ना। तो इसके अतिरिक्त यह आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न, जो हम बाहर से खाद्यान्न मंगाएं, चावल गेहूं मंगाएं या फिर विदेशी टेक्नोलॉजी मंगाएं, और पूंजी पर जो निर्भरता है, किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। ठीक है, अगर हम सब कुछ आयात करें, हर कुछ बाहर से मंगाएं, तो क्या होगा? हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, है ना, और हमारी संप्रभुता, सोवर्निटी, है ना, में खतरा पैदा हो सकता है। सोवर्निटी वर्ड भी आप देखते हैं पॉलिटी में, प्रस्तावना में पढ़ते हैं, है ना, जो अपने देश की आंतरिक मामलों से संबंधित है, सीमाओं से संबंधित है। समानता यानी इक्वालिटी। चौथा शब्द है जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य माना जाता है। तो हमने समृद्धि देखा, आधुनिकीकरण भी देखा, आत्मनिर्भरता भी समझा। इनके द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता, सिर्फ इन तीनों के द्वारा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि समानता भी होनी चाहिए, तभी जनजीवन में क्या होगा? सुधार आएगा। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। समझ लीजिए, फिल्म्स में क्वेश्चन आएगा कि गरीबी के कारण क्या है, तो किसी भी देश में उच्च समृद्धि दर, विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, इन सब के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, या केवल धनी लोगों तक ही सीमित है। तो ये जब सुनिश्चित हो जाएगा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ देश के हर वर्ग को मिल रहा है, चाहे वो निर्धन वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, तब जाकर समानता क्या होगी? आएगी। और समानता आएगी तभी देश का सही रूप में विकास हो पाएगा। ठीक है, अतः इसलिए समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए। ये एक आइडियल पर्सपेक्टिव है, ये आदर्श हमारा है। ये स्थिति जो है आदर्श स्थिति मानी जाती है, जिसमें हम सब पूरा कर पाते हैं और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना। कृषि में आते हैं। अब पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर बहुत ध्यान दिया गया। हम किसकी बात कर रहे हैं आपको मैं फिर से बता दूं। 1950 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही है, उस पर चर्चा हो रही है। इसमें कृषि सबसे प्रमुख सेक्टर है, प्रमुख क्षेत्र है, आज भी प्रमुख है। औपनिवेशिक शासन काल में, मतलब ब्रिटिश टाइम पे, कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई, न समता रह पाई। मतलब ब्रिटिश शासन में जो कृषि का लाभ सभी को नहीं मिल पाया, है ना, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा
विकास या कृषि क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो पाया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं, आजादी के बाद जो नीति निर्माताओं थे, इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में क्रांति का संचार किया। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं ने इन मुद्दों पर विचार किया, क्या कि ना तो समृद्धि हुई ना समता रह पाई, तो उन्होंने भूमि सुधार तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग किया और भारतीय कृषि में क्रांति का संचार किया। भू सुधार क्या, ये देखिए, भू सुधार यानी भूमि सुधार, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, है ना, लैंड रिफॉर्म्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ध्यान रखिएगा, भू धारण पद्धति मतलब हमें भूमि कैसे मिलेगी, मैं भूमि को कैसे धारण करूंगा, इसमें जमींदार या जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कुछ सुधार किए बिना ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। ध्यान रखिएगा, मतलब जमींदार जागीरदार क्या करते थे, आपके खेत चाहे जैसे भी हो, हमें इतना लगान चाहिए तो चाहिए, ठीक है, और सारा लगान जब ये ले लेंगे तो किसान खेतों में सुधार क्या करेगा, कुछ नहीं। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत में जो इंडिया का जो कृषि क्षेत्र है उसकी उत्पादकता क्या है, बहुत कम है। इस कारण भारत को यूएसए से अनाज का आयात करना पड़ा। यूएसए से क्या करना पड़ा, आयात, क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद भारत की जो उत्पादकता थी बहुत ही कम थी, है ना, और इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए और कहा भी जाता है कि उस समय भारत की जो स्थिति थी भीख मांगते हुए कटोरे की थी, ऐसा कहते हैं, है ना। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। भू सुधारों का मुख्य ध्येय क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भू सुधार की आवश्यकता क्यों हुई, पहली बात और दूसरी बात, भू सुधारों की इनका मुख्य ध्येय क्या था, तो जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। हरित क्रांति के बाद हरित क्रांति हुई, अब जैसे किसान है ना, तो ये कह रहा है तुम्हारी पेशकश में कौन रुचि लेगा। हरित क्रांति हो चुकी है और किसान की तस्वीर दिखाई जा रही है, और ये जो पेशकश दे रहा है जो भी है जमींदार जागीरदार, तो इसको कह रहे तुम्हारी पेशकश में कोई रुचि नहीं है। स्वतंत्र या बिचौलिया, इसको मेनली बिचौलिया ही कह सकते हैं, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में क्या हुआ, बिचौलियों का खत्म करना तथा वास्तविक कृषकों को, जो रियल कृषक हैं या किसान हैं, उनको ही भूमि का स्वामी बनाने के लिए कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। अगर हम भूमि किसान को ही देंगे, भूमि को मालिकाना हक दे देंगे, तो उसमें निवेश भी करेगा, लेकिन उनको पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए, इसको समानता को, ये भी एक लक्ष्य था। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। अगर समानता बढ़ानी है तो भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण, भाई सबको लगभग बराबर भूमि मिले, है ना। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना, मतलब अगर ऐसा हम करेंगे, अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देंगे, जैसे किसान के पास, है ना, 1 हेक्टेयर जमीन है, उसको हम 5 हेक्टेयर दे दें, ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा भूमि है उसको तो अपनी भूमि देनी पड़ेगी ना, तभी तो दूसरे किसान को 5 हेक्टेयर मिलेगा, और जिसके पास 500 हेक्टेयर है उसका थोड़ा कम हो जाता रहेगा, कम होता रहेगा, और जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनको मिलता जाएगा। तो बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। ध्यान रखिएगा, बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा क्या था, 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। कितने, 200 लाख। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन या बहुत बड़ा बदलाव था, ठीक है।
हम्म, भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। अब किसानों के पास, जब किसान अपने भूमि के मालिक हो गए, तो उत्पादन में वो वृद्धि करने लगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बिचौलियों का खात्मा हुआ, समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। बिचौलियों को खत्म करने के बाद भी और भू स्वामित्व होने के बाद भी समानता के लक्ष्य की पूरी प्राप्ति नहीं हो पाई, मतलब अभी भी कहीं कमी थी। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े-बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। मतलब वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी, है ना? भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी वास्तविक कृषक होने का दावा किया। कुछ मामलों में कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए, भूमि सुधार में क्या हुआ? भूमि का स्वामित्व मिल गया। भूमि का स्वामित्व मिल गया मतलब भूमि अपनी हो गई, मालिक हो गए आप। लेकिन फिर भी आप गरीब थे, इसलिए उस गरीबी के कारण आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में, क्योंकि गरीब थे तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे उसमें, चाहे भूमि आपकी अपनी हो। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। ठीक है, भूमि सीमा निर्धारण कानून में बाधाएं डाली गई और इस कारण इसमें देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाए, है ना? केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यों को विशेष सहायता मिली। किस क्षेत्र में? केरल और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र। आइए देखते हैं हरित क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो मेंस और इंटरव्यू तक भी पूछा जाता है इसका विश्लेषण, है ना? स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ये ध्यान रखिएगा। कब? स्वतंत्रता के समय। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, प्रोडक्शन बहुत ही कम था, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। पुरानी टेक्नोलॉजी यहाँ पर पहले स्वतंत्रता के समय यूज की जाती थी, है ना? और अधिकतर किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। ज्यादातर किसानों के पास कोई आधारभूत संरचना नहीं थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, उत्पादकता इसीलिए बहुत कम थी और 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। देख लीजिए क्या हाल था ये। तब हरित क्रांति हुई। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो मानसून पर ही निर्भर थे, वर्षा पर। और वो भी नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? सिंचाई की सुविधा जो थी कुछ ही किसानों के पास। ब्रिटिश काल में कृषि गतिरोध हरित क्रांति से अस्थायी रूप से समाप्त हो गए। ब्रिटिश काल का कृषि गतिरोध, ब्रिटिश काल का मतलब जो ब्रिटिश शासन था उस समय से जो कृषि में गतिरोध उत्पन्न हुआ था, वो हरित क्रांति के आने से अस्थायी रूप से समाप्त हो गए। कैसे? देखिए, इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों यानी HYV, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन की वृद्धि से। तो हरित क्रांति का मूल उद्देश्य यही था। क्या था? उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग करना है, विशेषकर किसका? गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है। इन बीजों के प्रयोग के लिए इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। हाँ, निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। ठीक है, कि आप HYV बीजों का तो उपयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए उर्वरक भी लाना है, कीटनाशक भी लाना है, सिंचाई भी अच्छे से होनी है, तब जाकर आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। किन फसलों पर ध्यान दिया गया? गेहूं तथा चावल पर विशेष रूप से। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है।
आगत मतलब जो हम कृषि में लगाते हैं, निवेश करते हैं, जो कृषि में निवेश होता है उसको हम आगत कहते हैं। आगत है ना। लागत होता है जो पैसा लगाते हैं, बाकी जो निवेश होता है पैसे के अलावा उनको आगत कहते हैं। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाएं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। ठीक है। तो हरित क्रांति के पहले चरण में, हरित क्रांति का पहला चरण कब था? 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इस बात को ध्यान में रखना आपको कि हरित क्रांति के पहला चरण कौन सा था और उस पहले चरण में किन किन राज्यों को फायदा अधिक मिला था। इनके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल गया। ठीक है। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब था? 1970 से 1980। HY बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार, टेक्नोलॉजी का विस्तार कई राज्यों तक, अन्य राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को भी लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ठीक है। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। इस टॉपिक को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, आगे हरित क्रांति के भी और पक्ष को देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। NKSUS रेफरल कोड है मेरा, 10% जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।